एक साथ इतने व्यापक स्तर पर हो रहा है और इस क्रम में पहले वाराणसी, सूरत और पुणे के बाद चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और हिंदी दिवस समारोह का शुभारंभ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से होने जा रहा है। यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। राजभाषा हीरक जयंती का अवसर होने से यह आयोजन अपने आप में और भी विशेष और भी विशिष्ट हो गया है। महोदय, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन आपका। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां गरिमामयी उपस्थिति है राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश जी की, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद जी और श्री बंडी संजय कुमार जी की, और संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष माननीय भर्तृहरि मेहताब जी की। देव्य सज्जनों, आज के इस राष्ट्रीय आयोजन में हिंदी भाषा और साहित्य जगत की प्रख्यात विभूतियां डॉक्टर हरिओम पंवार जी, प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, डॉक्टर एम गोविंदराजन जी, प्रोफेसर आर.एस. सर्राजू जी, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है। आप सभी की करतल ध्वनि के साथ इन सभी विभूतियों का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन और स्वागत है आज के इस आयोजन में। साथ ही मंच पर राजभाषा विभाग भारत सरकार की सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी, यहां सभागार में दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, भारत सरकार के माननीय वरिष्ठ अधिकारीगण और आप सभी हिंदी सेवियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस अवसर पर आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और इसके साथ साथ राजभाषा के हीरक जयंती की भी ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। और मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से और मंचासीन विभूतियों से कि इस अवसर पर दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें और दीप प्रज्वलन के माध्यम से हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो चौथा सम्मेलन है इसका शुभारंभ करें। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अग्निमीड पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्युजम् होतारं रत्नधातमम् अग्नि पूर्वे विरेद्यो नूतनैरुता सदेवान् एह वक्षते अग्निना रहिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयै यज्ञमध्वरम् विश्वतः परिपूरसे स इद्देवेषु गच्छते अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमता यदङ्गदाशु चेत्त्वमग्ने भद्रम् करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधिया वयम् नमो भरन्द्रयेमसे राजन्तमध्वराणा रूपामृतस्य देदिविम् वर्धमानम् द्वेदमे स न पिते वसूनवेग्ने सोपायनो भव स च स्वानस्वस्तये भद्रम् कर्णे विशृणुयाम देवाः भद्रम् पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। हरिः ओम्। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, मंचासीन सभी विभूतियों का दीप प्रज्वलन के लिए, और आभार दूधेश्वर नाथ वेद विद्यापीठ गाजियाबाद के महंत जी और उनके सभी सहयोगियों का मंत्रोच्चारण के लिए। दिव्य सज्जनों, हम सभी अभिभूत हैं इस बात पर कि आज इस चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में और हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित उद्घाटन सत्र में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का शुभागमन हम सबके बीच हुआ है। मैं राजभाषा विभाग की सचिव अंशुली आर्या जी से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को हीरक जयंती प्रतीक चिन्ह और साथ में एक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक राष्ट्रीय एकता और हिंदी भाषा, इस पुस्तक को इस हीरक जयंती प्रतीक चिन्ह के साथ आप सबकी करतल ध्वनि पूरे सम्मान के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आपकी करतल ध्वनि यहां तक आनी चाहिए, मंच तक उसकी गूंज। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का। मैं राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौली से निवेदन करूंगा
राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी की गरिमामयी उपस्थिति इस अवसर पर है, उन्हें भी एक हीरक जयंती प्रतीक चिन्ह और ये पुस्तक भेंट कर उनका भी स्वागत, उनका भी अभिनंदन इस अवसर पर करें। ये वो विभूतियां हैं जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में हम सबको प्रेरणा दी है और आज इस मंच पर उनकी उपस्थिति को हम नमन करते हैं। श्री राम नरेश शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं राजभाषा विभाग की तरफ से कि वे हमारे मंचासीन विभूतियों में माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी की गरिमामयी उपस्थिति है, उन्हें इस अवसर पर हीरक जयंती प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका भी इस अवसर पर स्वागत। माननीय हरिवंश जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। राम नरेश शर्मा जी से निवेदन है माननीय नित्यानंद राय जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय को यहां हीरक जयंती प्रतीक चिन्ह और साथ में ये बहुत ही उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है राष्ट्रीय एकता और हिंदी भाषा, जिसे राष्ट्रीय पुस्तक न्याय ने प्रकाशित किया है। तो ये प्रतीक चिन्ह ये भेंट करके उनका आपकी करतल ध्वनि, आपकी तालियों के साथ देवियों सज्जनों आइए अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय श्री नित्यानंद राय जी का, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय का। श्री अनिल कुमार जी से निवेदन करूंगा राजभाषा विभाग की ओर से श्री बंडी संजय कुमार जी माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय का इस अवसर पर स्वागत करें और उन्हें भी हीरक जयंती प्रतीक चिन्ह भेंट करें इस अवसर पर और साथ में राष्ट्रीय एकता और हिंदी भाषा जो पुस्तक है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित, वो पुस्तक भी उन्हें भेंट करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आदरणीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय बंडी संजय कुमार जी का इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए। राजेश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं राजभाषा विभाग की तरफ से और वे संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष माननीय भर्तृहरि मेहताब जी को इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए उन्हें भेंट करेंगे ये हीरक जयंती प्रतीक चिन्ह और साथ में पुस्तक और आपकी करतल ध्वनि के साथ, सम्मान के साथ आपकी तालियों की गूंज मंच तक आएगी। मैं अभिलाषा मिश्रा जी को इसके बाद आमंत्रित करता हूं। हिंदी के बहुत ही प्रख्यात कवि डॉक्टर हरिओम पवार जी की मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है। अभिलाषा जी से निवेदन है, ये हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और हिंदी का जो व्यापक परिदृश्य है उसमें अपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान से हम सबके लिए प्रेरणा के रूप में आज उपस्थित हैं। आपके करतल ध्वनि के साथ डॉक्टर हरिओम पवार जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। भावना सक्सेना जी को मैं इसके बाद मंच पर आने के लिए निवेदन करूंगा और भावना जी यहां हिंदी के बहुत ही प्रख्यात कवि और विद्वान प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करने के लिए उन्हें भी हीरक जयंती प्रतीक चिन्ह और साथ में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक राष्ट्रीय एकता और हिंदी भाषा ये पुस्तक भेंट कर उनका भी स्वागत अभिनंदन करने के लिए। और इसके बाद संतोष कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं। यहां मंच पर विराजमान डॉक्टर एम गोविंदराजन जी दक्षिण भारत से और हिंदी से भी पूरे देश में उनके प्रति जो हमारे मन में एक प्रेरणा का भाव और आस्था का भाव है, हिंदी को पूरी तरह से समर्पित विभूति डॉक्टर एम गोविंदराजन जी, उनका भी इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। नरेश महिचा जी को इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा राजभाषा विभाग की तरफ से मंच पर विराजमान प्रोफेसर आर.एस. सर्राजू जी का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए। देवियों सज्जनों, ये वो विभूतियां हैं जिन्होंने हिंदी के प्रति, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और अनुवाद के माध्यम से इसको बहुत व्यापक फलक दिया है, आसमान दिया है। ऐसे प्रोफेसर आर.एस. सर्राजू जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो इन सभी विभूतियों का और आप सभी दर्शक दीर्घा में उपस्थित सम्मानित अतिथियों का और हिंदी सेवियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। हिंदी भाषा नहीं, शब्दों का संग्रह नहीं, ये हमारी संस्कृति है, मान्यता है, परंपराओं का संग्रह है। इसे सहेजते हुए आगे बढ़ाना है। इसी संकल्प के साथ अनुरोध करूंगी माननीय अंशुली आर्या जी, सचिव राजभाषा विभाग, कि आप स्वागत संबोधन एवं कार्यक्रम के परिचय के लिए पधारें। जोरदार तालियों के बीच अंशुली आर्या जी। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, मंचासीन संसदीय राजभाषा समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्री भर्तृहरि मेहताब जी और सभागार में उपस्थित समिति के अन्य माननीय सदस्यगण, मंचासीन हिंदी जगत की विशिष्ट विभूतियां आदरणीय प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, डॉक्टर हरिओम पवार जी और दक्षिण भारत के विद्वान श्री एम गोविंदराजन जी और श्री एस.आर. सर्राजू जी,
सभागार में उपस्थित भारत सरकार के सचिवगण, विभिन्न बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से आए मुख्य कार्यपालक अधिकारीगण, अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक महोदय, राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव मीनाक्षी जौली, देश भर से इस आयोजन में पधारे अधिकारी, हिंदी के विद्वजन, मीडिया कर्मी, सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों, नमस्ते। आज हिंदी दिवस समारोह 2024 तथा चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के आयोजन के शुभ अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज का ये आयोजन विशेष है क्योंकि आज हम संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के 75 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। हमारा उल्लास और बढ़ रहा है क्योंकि राजभाषा हिंदी की हीरक जयंती का ये ऐतिहासिक सम्मेलन हम भारतीय संस्कृति और देश की प्रगति के प्रतीक भारत मंडपम में मना रहे हैं। हिंदी और हमारे देश की सभी क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां हमारी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत हैं, जिन्होंने देशवासियों को भारतीयता के अटूट सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। आज का दिन हमें अपने भाषाई धरोहर की न सिर्फ रक्षा करना बल्कि इसे और समृद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आज के पावन अवसर पर मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का अभिनंदन करती हूं। समारोह में आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए राजभाषा विभाग को सदैव अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्पित और प्रेरक व्यक्तित्व से राजभाषा विभाग ने कुछ वर्षों में बहुत उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। गत वर्षों में भाषाई उत्सव के रूप में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों में माननीय गृह मंत्री जी ने जो प्रेरक उद्बोधन दिए हैं, वे भी आज भी हमें एक नई दिशा और ऊर्जा देते हैं। आज के कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर उपस्थित राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश जी का भी हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि आप हिंदी के प्रति विशेष अनुराग रखते हैं और हिंदी पत्रकारिता में आपका अहम योगदान रहा है। आज हिंदी के शुभ अवसर पर आपकी उपस्थिति और बहुमूल्य विचारों से हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मंचासीन गृह राज्य मंत्रीगण का स्वागत करने में भी मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। राजभाषा विभाग को आपका स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहता है, जिसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं महोदय। हम जानते हैं कि हिंदी के प्रचार प्रसार में और विकास की गति को बढ़ाने में संसदीय राजभाषा समिति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मैं विशेष उल्लेख के साथ स्वागत करना चाहती हूं संसदीय राजभाषा समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्री भर्तृहरि मेहताब जी का और उपस्थित सभी राजभाषा समिति के माननीय सदस्यगण का। हमारे लिए बहुत ही हर्ष और प्रेरणा का विषय है कि आज हमारे साथ दक्षिण भारत के दो विद्वान श्री एम गोविंदराजन जी और प्रोफेसर एस.आर. सराजू जी उपस्थित हैं। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित गद्यकार आदरणीय प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी और राष्ट्रभक्ति के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पवार जी भी आज हमारी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 5 प्रण हैं, उसमें 2 संकल्प हैं, गुलामी की हर सोच से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व। राजभाषा विभाग इन्हीं पर चलने का प्रयास कर रहा है और ये विचार भारतीय समाज में क्रांति ला रहे हैं। आज हमें एहसास हो रहा है कि संस्कृति और भाषा परस्पर जुड़ी हैं। इसका सुखद परिणाम यह है कि आज भारत सरकार के शीर्ष अधिकारी भी इस तथ्य को आत्मसात करते हुए राजभाषा और अन्य भारतीय भाषाओं का महत्व समझ रहे हैं। चाहे रक्षा मंत्रालय हो या विज्ञान और तकनीक से जुड़े हमारे संस्थान हो, जैसे DRDO, इसरो, HAL, सभी जगह काफी काम हिंदी में हो रहा है और शोध पत्र भी
तकनीकी संस्थाओं में हिंदी में और भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मुझे स्मरण है, माननीय गृह मंत्री जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच परस्पर संबंध को मजबूत करने के लिए अपनी संकल्पना हमारे सामने प्रस्तुत की थी और उसी को साकार करते हुए बृहद शब्दकोश हिंदी शब्द सिंधु का निर्माण किया जा रहा है। इसको अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आज के आयोजन में माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से भारतीय भाषा अनुभाग का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसमें संविधान की 8वीं सूची की 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सार्वभौमिक व्यवस्था विकसित करने का लक्ष्य है। यह अत्यंत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज राजभाषा हीरक जयंती के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी द्वारा एक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी किया जाएगा। आज प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाएंगे। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देती हूं। आप सभी से अनुरोध है कि उद्घाटन सत्र के बाद वाले महत्वपूर्ण सत्रों में भी कृपया अपनी सक्रिय भागीदारी बनाए रहें। आज के शुभ अवसर पर मैं देश के विभिन्न भागों से आए सभी अधिकारीगण, हिंदी सेवियों, साहित्यकारों, भाषाविदों, भाषा प्रेमियों और मीडिया कर्मी का स्वागत करती हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप सबका आना हमारे लिए बहुत सम्मानजनक है और उत्साहवर्धक है। एक बार पुनः विशिष्ट अतिथियों को और आप सभी को हिंदी दिवस हीरक जयंती समारोह 2024 और चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आभार माननीय सचिव राजभाषा विभाग अंशुली आर्या जी का स्वागत संबोधन के लिए और कार्यक्रम का परिचय आपके समक्ष रखने के लिए। दिव्य सज्जनों, इस वर्ष के हिंदी दिवस में चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन राजभाषा विभाग के हीरक जयंती वर्ष में हो रहा है। इसलिए यह आयोजन हम सबके लिए बहुत विशिष्ट है और इसीलिए इस वर्ष विमोचन होने वाली स्मारिका भी हीरक जयंती विशेषांक के रूप में प्रकाशित की गई है। मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र अनुरोध करूंगा, मंच के अग्रभाग में आकर अपने करकमलों से विशेष हीरक जयंती विशेषांक की स्मारिका का विमोचन करने की कृपा करें। सचिव राजभाषा विभाग अंशुली आर्या जी से निवेदन है कि वे माननीय गृह मंत्री महोदय से राजभाषा भारती हीरक जयंती विशेषांक स्मारिका का विमोचन करवाने की कृपा करें। माननीय गृह मंत्री महोदय के करकमलों से ये विमोचन होने जा रहा है। आपको ये बता दें कि इस स्मारिका के जो विशेष अंक है, ये इसमें प्रबुद्ध विद्वानों के जो विचार हैं वो संग्रहित किए गए हैं, विशेषांक के रूप में प्रकाशित किए इस पुस्तिका में। इसके अलावा राजभाषा हिंदी की जो विकास यात्रा है, आपकी करतल ध्वनि के साथ आपकी शुभकामनाओं की गूंज मंच तक जरूर आनी चाहिए। आभार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का इस पुस्तक के विमोचन के लिए, स्मारिका के विमोचन के लिए। आज के इस विशिष्ट आयोजन में राजभाषा हीरक जयंती के अवसर पर एक स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाना है, जो इस विशिष्ट अवसर को भविष्य के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजने का काम करेगा और उसे संरक्षित करेगा। इस रूप में मैं सचिव राजभाषा विभाग अंशुली आर्या जी से निवेदन करूंगा कि वे स्मारक सिक्के का विमोचन माननीय मंत्री महोदय से करवाने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से उसका विमोचन करवाएं और उसका लोकार्पण भी। पचहत्तर वर्षों की अनुपम यात्रा राजभाषा विभाग की और इस रूप में देश के लिए, देश की प्रगति के लिए और इसमें हिंदी की केंद्रीय भूमिका अन्य भारतीय भाषाओं के साथ किस रूप में हो सकती है, उसके लिए ये संकल्प है और उस संकल्प का प्रतीक जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए है, ये स्मारक सिक्का जिसका विमोचन, जिसका लोकार्पण माननीय गृह मंत्री महोदय ने किया है। आज के इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी राजभाषा के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में, जो कि भारत सरकार के डाक विभाग ने तैयार किया है, उसका विमोचन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कर्नल अखिलेश कुमार पांडे से मैं निवेदन करूंगा कि जारी होने वाले स्मारक डाक टिकट की पहली एल्बम माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय को भेंट करें, जो इसका लोकार्पण करेंगे इसका विमोचन करने के बाद।
डाक टिकट संग्रहकर्ताओं के लिए भी एक ये अनुपम भेंट होगी, क्योंकि स्मारक डाक टिकट के रूप में भविष्य के लिए संरक्षित किया जाएगा। जिससे बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का। इस डाक टिकट के जो चित्र आपने देखे हैं स्क्रीन पर, आप इससे आभास आपको मिला होगा कि हिंदी और हमारी क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं भारत की, उनके स्वर और व्यंजनों को इसमें सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के निर्देश पर राजभाषा विभाग द्वारा भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की गई है। भारतीय भाषा अनुभाग के माध्यम से हिंदी सहित जो विभिन्न भारतीय भाषाएं हैं उनके बीच एक अनूठा समन्वय और तालमेल होगा और ये एक सुंदर संगम होगा। मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से विनती करूंगा, रिमोट का बटन दबाकर भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ करने की कृपा करें। आप सभी को भारतीय भाषा अनुभाग के लोकार्पण की बहुत बहुत बधाई। आज हिंदी दिवस और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न क्षेत्रों की हिंदी में प्रकाशित 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनका लोकार्पण भी माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय के करकमलों से होना है। और इस क्रम में पहली पुस्तक है इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रकाशित संगम, भाषा संगम इसका शीर्षक है। और मैं निवेदन करूंगा इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, प्रबंध निदेशक अजय कुमार श्रीवास्तव जी और महाप्रबंधक रियाजुल हक जी, वो मंच पर आएंगे और इस पुस्तक का लोकार्पण माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के करकमलों से करवाएंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रकाशित भाषा संगम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों, सूचनाओं और महत्वपूर्ण लेखों के माध्यम से हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं के वो प्रतिरूप जो एक साथ मिलकर एक संस्कार, एक सोच और एक सूत्र भारतीयता का उसको अपने आप में समाहित करते हैं, ये उस रूप में पहली भाषा संगम पुस्तक है देवियों सज्जनों, इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रकाशित। दूसरी पुस्तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु बीईएल द्वारा प्रकाशित है, इलेक्ट्रॉनिकी रक्षायम रक्षेतर शब्दावली, और श्री मनोज जैन प्रबंध निदेशक बीईएल और विक्रमन एन निदेशक बीईएल वो मंच पर आकर इस पुस्तक के विमोचन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के करकमलों से करवाएंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ये पुस्तक है इलेक्ट्रॉनिकी रक्षा एवं रक्षेतर शब्दावली। विज्ञान से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावलियों को और जानकारियों को, सूचनाओं को इसमें समाहित किया गया है और उसका विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने किया। अगली पुस्तक जिसका विमोचन होना है, लोकार्पण होना है, वो हिंदी कहावत कोश है और इसके लेखक हैं कानपुर से पधारे डॉक्टर शरद अग्रवाल। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएंगे और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के करकमलों से इसका विमोचन के समय वे भी वहां उपस्थित होंगे। डॉक्टर शरद अग्रवाल। हिंदी को भाषा के रूप में समृद्धि की ओर अग्रसर करने में, उस साहित्य को और साहित्य से जुड़ी पुस्तकों का भंडार है उसे समृद्ध करने में इन सभी पुस्तकों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भी हिंदी में एक बहुत ही रोचक और जानकारियों से युक्त पुस्तक प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है विज्ञान और विहान। सुनील शर्मा जी निदेशक मुख्यालय, सुजीत कुमार मेहता जी सहायक निदेशक राजभाषा और श्रीमती अरुणा कमल जी सहायक निदेशक राजभाषा इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर वे भी मंच पर होंगे। बहुत बहुत आभार और कंठस्थ टू उसका
लोकार्पण भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय रिमोट का बटन दबाकर कंठस्थ राजभाषा विभाग द्वारा जो विकसित की गई और लगातार उसमें सुधार करने की प्रक्रिया भी जारी रही है, तो उसका भी लोकार्पण माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कमलों से। ये डीआरडीओ के साथ इंटीग्रेटेड एकीकृत करके ये प्रयास है जिसका ये लोकार्पण माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने कमलों से किया। बलस्य मूलम विज्ञानम, उस भाव के साथ, उस आदर्श के साथ जिसका होम पेज यहां आप देख सकते हैं। बहुत आभार। अपनी वाणी से जन जन ने हिंदी का रूप तराशा है, अपने देश का गौरव है, यही भविष्य की आशा है और इसी आशा के उज्जवल पंखों से देश का जो मान बढ़ा रहे हैं, उनका सम्मान इस सौजन्य मंच के माध्यम से राजभाषा हीरक जयंती के सुअवसर पर राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार विजेताओं को अब पुरस्कार वितरण। मैं अनुरोध करूंगी सबसे पहले श्री वी श्रीनिवास जी, सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, आप मंच पर पधारने का कष्ट करें। 300 से कम कार्मिकों वाले मंत्रालय विभाग के अंतर्गत आप प्रथम पुरस्कार विजेता हैं। ये प्रयास के सुफल हैं। हिंदी की पहचान को संकल्प के साथ आगे बढ़ाने का काम करते श्री वी श्रीनिवास, सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, 300 से कम कार्मिकों वाले मंत्रालय विभाग के अंतर्गत इनको प्रथम पुरस्कार मिल रहा है। बहुत आभार आपका। अनुरोध करूंगी श्री दीप प्रकाश जी, ओएसडी परमाणु ऊर्जा विभाग, आप मंच पर आएं। 300 से अधिक कार्मिकों वाले मंत्रालय विभाग के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार विजेता हैं आप और ये सम्मान देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के हाथों। अनुरोध श्री सिपिन कुमार गर्ग, निदेशक वित्त, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, आप भी प्रथम पुरस्कार विजेता हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अंतर्गत। ये सम्मान हिंदी की पहचान को और बढ़ाने के लिए, विश्व पटल पर नाम दिलाने के लिए। अगला नाम श्री सृष्टिराज अंबष्ट जी का, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, प्रथम पुरस्कार विजेता हैं आप, आपका भी सम्मान। हिंदी के लिए जो लगातार काम कर रहे हैं, उनका सम्मान सौजन्य मंच के माध्यम से। अनुरोध डॉक्टर डी के सुनील, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, प्रथम पुरस्कार विजेता। भाषा ही राष्ट्र का जीवन है और इस जीवन को सुंदर और सरल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, आपका भी आभार। इसी क्रम में अगला नाम श्रीमती निधि पांडे जी, आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन, प्रथम पुरस्कार विजेता हैं आप। भारत सरकार के बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी आदि के अंतर्गत आपको भी प्रथम पुरस्कार से नवाजा जाता है। सम्मान सदैव हौसला बढ़ाते हैं और आप इसी ऊंचे हौसले के साथ लगातार हिंदी के लिए काम करते रहें। बहुत आभार आपका। अनुरोध डॉक्टर मिनेश शाह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, प्रथम पुरस्कार विजेता, आप भी आए। भाषा के लिए, भाषा के गौरव के लिए संकल्पित ये वो तमाम माननीय हैं जो लगातार प्रयासरत हैं। बहुत आभार आपका। श्री प्रमोद अरोड़ा जी, सदस्य बीमा कंग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, प्रथम पुरस्कार विजेता। देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री के कर कमलों से सम्मान। निश्चित तौर पर सम्मान हमेशा ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, यही शुभकामना। राष्ट्रीयकृत बैंक वित्तीय संस्थान में 800 से कम कार्मिकों वाले बैंक में प्रथम पुरस्कार विजेता हैं इंडियन ओवरसीज बैंक और शील ग्रहण करने के लिए श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी। जन जन की भाषा हिंदी, भारत की आशा हिंदी, इस आशा को और उज्जवल करते आप सदैव यूं ही प्रयत्न करते रहे। बहुत आभार आपका। अगला नाम श्री देवदत्त चांद जी का, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रथम पुरस्कार विजेता, 800 से अधिक कार्मिकों वाले बैंक के अंतर्गत। और देवीय सज्जनों, राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार के बाद अब राजभाषा
कीर्ति पुरस्कार के बाद गौरव पुरस्कारों की बारी है और इस क्रम में भारत के नागरिकों के लिए ज्ञान विज्ञान की श्रेणी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए पहला पुरस्कार विज्ञान और ब्रह्मांड को गिरीश चंद्र जोशी जी, उन्हें आमंत्रित करता हूं मैं। उसके पहले यहां पर हम आमंत्रित करेंगे राजभाषा कीर्ति में गृह पत्रिकाओं के लिए जो योगदान रहा है, प्रथम पुरस्कार पीएनबी प्रतिभा के लिए अतुल कुमार गोयल जी, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक। आपकी करतल ध्वनि के साथ इन सबको प्रोत्साहन मिलना चाहिए उनके प्रयासों के लिए। क क्षेत्र में यह पुरस्कार गृह पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के रूप में यह सम्मान गृह मंत्री महोदय के करकमलों से। ख क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार विजेता विवेक कुमार जी, नियंत्रक सैक, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक, अभिव्यक्ति के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। गिरीश जोशी जी को विज्ञान और ब्रह्मांड के लिए पुरस्कार जो है वो इस समय, और उसके बाद अगला नाम विवेक कुमार जी, नियंत्रक सैक, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक, अभिव्यक्ति के लिए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जा रहा है। और इसके बाद के सत्यनारायण राजू जी, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैनरा ज्योति के लिए यह पुरस्कार गौ क्षेत्र से वो प्राप्त कर रहे हैं यहां इस मंच पर। और अब राजेश प्रताप सिंह जी को इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा। नक्सलवाद आकाश कुसुम या यथार्थ, इसके लिए प्रथम पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जा रहा है। यह भारत के नागरिकों के लिए संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर की श्रेणी में यह सम्मान जो है प्रदान किया जाता है और इसमें नक्सलवाद आकाश कुसुम या यथार्थ पहला पुरस्कार। आपकी करतल ध्वनि, तालियों की आवाज यहां तक जरूर आनी चाहिए। और अभिनव मिश्रा जी इस समय ज्योतिष जोशी जी के तरफ से प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। आधुनिक कला आंदोलन, जो विश्व कला की आधुनिक यात्रा है उसको, और ये ज्योतिष जोशी जी को ये सम्मान मिलना है, उनके माध्यम से ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का और उन सभी अतिथियों का, विभूतियों का, और उन सब के लिए जिन्होंने राष्ट्रभाषा, राजभाषा के सम्मान और उसके विकास के लिए अपना योगदान दिया। उन सब के लिए आपकी करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत तालियों के साथ उनका सम्मान इस रूप में। और देवियों सज्जनों, अब यह समय है जब इस मंच पर विराजमान हिंदी सेवी ऐसे साधक जिन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में, और जिसे माना जाता है कि जहां हिंदी भाषा उस रूप में प्रचलित नहीं है, उन क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान दिया है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी ही एक विभूति हम सबके बीच यहां दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से पधारे डॉक्टर एम गोविंदराजन जी, जो प्रख्यात हिंदी विद्वान, हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार, अनुवादक और भाषाविद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा डॉक्टर एम गोविंदराजन जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए, अपने शुभकामनाओं के लिए जरा यहां पधारें। माननीय डॉक्टर एम गोविंदराजन जी, और उनके योगदान के लिए हम सब मिलकर तालियां जरूर बजाएं। हिंदी के क्षेत्र में जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस गद्य रूप का तमिल भाषा में उन्होंने अनुवाद किया। गोस्वामी तुलसीदास की बहुत सारी रचनाओं का तमिल भाषा में अनुवाद किया आदरणीय डॉक्टर एम गोविंदराजन जी। सम्माननीय गृह मंत्री समेत मंचासीन सभी महानुभावों को तमिलनाडु की ओर से, तमिल भाषा की तरफ से, तमिलनाडु के हिंदी साहित्यकारों की ओर से पहले प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहा हूं। इस हिंदी दिवस पर हिंदी में कार्य करने वाले सभी लोगों को मैं 60 साल से कार्यरत 81 साल का जवान आशीर्वाद दे रहा हूं। हिंदी दिवस के संस्थापकों को इस वक्त हम आभार प्रकट कर रहे हैं। தமிழுக்கு வணக்கம், இந்தியோடு நல் இணக்கம்,
எம்மொழியிடத்தும் எமக்கில்லை பிணக்கம் இவ்வுணர்வுவரின் யாம் இருக்குமிடம் சிறக்கும் மணக்கும். தமிழனாய் கூடி நாட்டை பாதுகாப்போம். இந்தியனாய் கூடி தேசத்தை உயர்த்திச் செல்வோம். மொழி வேற்றுமை துறப்போம். देश ஒற்றுமை காப்போம். माँ तमिल को वंदन, मेरी प्यारी चाची हिंदी को अभिनंदन. किसी भाषा से नहीं अन्य मन, यह भाव हो तो सर्वत्र अमन चमन. तमिल भाषी बनकर देश की रक्षा करें, भारतीय बनकर देश को ऊंचा उठावें. भाषा भेद दूर करें, भावात्मक एकता कायम करें. संग संग बोलें, संग संग डोलें, एक दूसरे को समझकर एक दूसरे का होलें. आप सभी को प्रणाम. ஈன்று புறந்தருதல் என் தலை கடனே, சான்றோ நாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே, வேல்வடித்து கொடுத்தல் கொல்லர்க்கு கடனே, நன்னடை நல்கள் வேந்தர்க்கு கடனே, ஒல்குவாள் அஞ்சும் सममुरुकी களிரறிந்து பெயர்தல் कालेக்கு கடனே. मैं तमिल भाषा के संगमकालीन साहित्य के इस पद्य से आप लोगों को आज के जमाने पर ले जाना चाहता हूं. मतलब है, जन्म देकर विश्व को देना मेरा काम है, मां का काम है. जन्म देकर विश्व को देना मां का काम है. विद्वान बनाकर उसको उन्नत करना पिता का काम है. भाला तेज कर देना लुहार का कार्य है. सच्चरित्र गढ़ाना राजा का कार्य है. उज्ज्वल तलवार चलाकर युद्ध में गज को मारकर विजय दिलाना युवा का कार्य है. ये संगमकालीन साहित्य, जिसने कहा यादुम मूरे यावरुम केलिर, सारी दुनिया हमारी है, सभी लोग हमारे बंधुजन हैं. उसमें पोन्मुडियार कहते हैं कि जन्म देना, भारत मां हमारा जन्म देती है ना, इसीलिए वहां मां का काम हो जाता है. विद्वान बनाकर उन्नत करना पिता का कार्य है, उसे हमारा शिक्षा मंत्रालय कर लेता है. और भाला तेज करना, यानी उस जमाने में लुहार का कार्य था, आजकल उसको DRDO कर लेता है, रक्षा मंत्रालय कर लेता है. सच्चरित्र गढ़ाना उस समय राजा का कार्य था, वो आजकल गृह मंत्रालय का है, इसलिए वो राजा का कार्य करता है. इसलिए मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा बोलने वाले ये लोग, तुम भी खाओ मैं भी खाएंगे बोलने वालों को पकड़ पकड़ करके उनको सच्चरित्र गढ़ाते हैं. इसीलिए ये गृह मंत्रालय राजा हुआ. और उज्जवल तलवार चला करके हाथी को विजय पाना पुराना है, लेकिन आजकल हमारे देश के सभी सैनिक लोग यहां पर वो कार्य करते हैं. वो पुराने जमाने में पुराना नूर में पोन्मुडियार का जो पद्य था वो आजकल लागू हो रहा है सर. लेकिन एक चीज, इन सबों को जोड़ कर ले जाने वाला एक गुरु होता है सर. गुरु जो है वो इसी की भाषा होती है सर. वो भाषा जो है एक राष्ट्रभाषा, राजभाषा जो है, राष्ट्र और भाषा दोनों एक साथ जुड़ते हैं सर. बिना भाषा के राष्ट्र का मूल्य नहीं, बिना राष्ट्र के भाषा का मूल्य नहीं. इसीलिए राष्ट्र भाषा को लेकर के जाने वाली हमारी जो भाषा जो है, इस भाषा को एक पिता और पुत्र के समान देखते हैं सर. क्योंकि पिता का ये काम है, पुत्र का बस. ये दोनों शब्द बता करके मैं अपना वक्तव्य पूरा करूंगा. एक पिता, दूसरा बेटा. पिता पुत्र का जो संबंध है, पिता अपने पुत्र के प्रति जो कार्य करता है उसको कृतज्ञता कही जाती है सर. ये दो शब्द है, ये कृतज्ञता, दूसरी मदद. मदद जो है, मैं आपसे एक मदद मांगता हूं, हो सके तो आप मदद करेंगे, नहीं हो सके तो नहीं करेंगे, वो बुरा नहीं. लेकिन कृतज्ञता, आपने मेरे प्रति कोई मदद कर ली है तो आपके लिए कोई तकलीफ है तो आपके प्रति जो दिखाना है वो मेरी कृतज्ञता हो जाती है. वो कहना चाहिए सर. वैसे पिता अपने पुत्र के प्रति अपनी कृतज्ञता निभाता है, क्योंकि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति,
जिसका पुत्र नहीं होता है उसको पुत्र नामक नरक मिल जाता है। इसीलिए पुत्र मेरे लिए पैदा हो गया है, मुझे बांझ से नाम दूर कर दिया है, इसलिए उस पुत्र के प्रति मेरी कृतज्ञता होती है कि उसको शिक्षा दीक्षा दे करके ऐसी सभा में ऊंचा उठाना। इसीलिए हर पिता क्या करते हैं, अपने बच्चे के पीछे लाखों रुपए खर्च करके उनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं सर। लेकिन बेटा जो है सर वो मदद है, अगर वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, आपको उज्जवल बनाना चाहो तो उज्जवल बना सकता है, नहीं तो नहीं, वो मदद होती है। इसी को सर हमारे तिरुवल्लुवर जो आपके हाथ में पुस्तक है सर, उसमें वो कहते हैं तंदे महत्कातुम नंद्री अवयक्त मुंदी इरुपचेल, मतलब है तात दिखावे आभार, तात दिखावे आभार जिससे निज संतान विद्वत सभा में पावे सबसे ऊंचा स्थान। और बेटा जो होता है सर, महन तंदे काट मुदवी इवन तंदे ये नोट्रान को लेनुम सोल, पुत्र पिता का बदले में करे यही उपकार, धन्य धन्य इसके पिता विश्व करे उद्गार। ये जो हो गया तो यहां पर बाप पिता उसी प्रकार राष्ट्र और भाषा दोनों पुत्र और पिता के रूप में काम कर रहे हैं सर। इस भाषा में खासकर हिंदी दिवस मात्र दिवस न होकर के आजकल धीरे धीरे भारतीय भाषा दिवस में परिणमित हो रहा है, तो सबसे मौके का प्रयोग करते हुए हम हिंदी का नाम उज्जवल करेंगे सर्व विश्व में, और साथ साथ भारतीय भाषाओं को साथ में लेंगे। जब तक भारतीय भाषा साथ में नहीं आएगी तब तक हिंदी का उत्थान असंभव है। मैं तमिलनाडु का हूं, पड़ोस वाला केरल मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन केरल कन्नड़ तेलुगु जो भी हो हिंदी के माध्यम से ही मैं उनसे संपर्क कर सकता हूं। इतनी सारी भाषाएं सीख नहीं सकते, उम्र नहीं है। इसीलिए मौके के गृह मंत्रालय को, मंत्री महोदय को और सभासीन सभी विद्वान को और इस समारोह में परोक्ष सपोरोक्ष रूप से कार्य में लगे हुए सभी लोगों को तथा आप दर्शक लोगों को मैं अपना साधुवाद देते हुए, अपना आशीर्वाद देते हुए विदा ले रहा हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आभार आपका आदरणीय। एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो, एक हृदय हो भारत जननी, इस ध्येय के साथ उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम हम सबको एक डोर से बांधती है हमारी हिंदी, और ये डोर यूं ही मजबूत रहे, इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। आदरपूर्वक निवेदन, प्रख्यात हिंदी के विद्वान प्रोफेसर आर.एस. राजू जी, अपने संबोधन के लिए आप यहां पधारें। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आपकी लिखी पुस्तकें और शोध अनुकरणीय है। जोरदार तालियों के बीच प्रोफेसर आर.एस. राजू जी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हरिवंश जी, नित्यानंद राय जी, पंडित संजय कुमार जी, भर्तृहरि महताब जी, मंच पर आसीन अन्य विद्वानों, अधिकारीगण, अब सभागार में उपस्थित हिंदी प्रेमी सज्जनों और देवियों, पिछले 1000 वर्षों से भारतीय संस्कृति और चिंतन धारा की संवाहिका के रूप में हिंदी का विकास होता आ रहा है। तो हिंदी भाषाई क्षेत्र में मातृभाषा और मानक भाषा और संप्रेषण की भाषा के रूप में, हिंदीतर प्रदेशों में संपर्क भाषा के रूप में, सेवा के क्षेत्र में राजभाषा के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी का विकास होता आ रहा है। भारत में वर्तमान राजभाषा हिंदी के प्रयोग की कुछ आवश्यकताएं हमारे सामने, वास्तविकताएं आती हैं। बहुभाषिक भारतीय समाज में राजभाषा हिंदी का विकास हो रहा है। राजभाषा हिंदी का प्रयोग अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और हिंदीतर प्रदेशों में लगभग समान रूप से हो रहा है। तीसरी बात यह है कि हिंदी भाषाई क्षेत्र में हिंदी की कुछ बोलियों का समानांतर विकास हो रहा है। साहित्य और मीडिया में इन नवविकसित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया और टेक्नोलॉजी हिंदी को बेहद प्रभावित कर रही है। राजभाषा हिंदी विदेशी स्रोतों से ही नहीं तो बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं से ही प्रभावित हो रही है। तो हिंदी भाषा भिन्न भिन्न भाषाओं से ग्रहण करती हुई अपने अस्तित्व को दर्शाती हुई समकालीन जीवन प्रणालियों, भौतिक
आर्थिक गतिविधियों, संस्कृति और व्यापक भारतीय चेतना को अभिव्यक्त करती आई है। वर्तमान समय में भाषा निरपेक्ष विकास प्रवाह भाषा प्रयोग की वास्तविकताओं को बेहद प्रभावित कर रहा है। वर्तमान सूचना संप्रेषण की प्रक्रिया भाषा प्रयोग के संदर्भ में व्याकरण निर्धारणवाद की सीमाओं को तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रही है। ऐसे संदर्भ में हम आत्मनिर्भर एवं स्वयं समृद्ध भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हमारे नेताओं ने गहरी दार्शनिक दृष्टि से यह नारा दिया है कि हमें आत्मनिर्भर और स्वयं समृद्ध बनना चाहिए। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जोड़ते हुए हम अपनी चिंतन धारा और संस्थाओं का विकास करना चाहते हैं। भारतीय भाषाओं के साथ जोड़कर हिंदी को समृद्ध करना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले नए नए भारतीय सामाजिक वर्ग हिंदी के माध्यम से, राजभाषा के माध्यम से अध्ययन करना चाहते हैं। मानव संसाधनों के विकास के संदर्भ में भी व्यापक जनतांत्रिक भारतीय समाज के निर्माण में भारतीय सामाजिक समुदायों के विकास की दृष्टि से आज फिर एक बार राजभाषा हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग के प्रति हमें अपनी वचनबद्धता प्रकट करना चाहते हैं। संप्रेषण, संपर्क, सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को विस्तार देना चाहते हैं। नए ज्ञानाधारित भारतीय समाज को हम अपने भविष्य की भाषा के रूप में हिंदी के साथ विकसित करना चाहते हैं। तो हिंदी हमारे भविष्य की भाषा है, हमारे चिंतन की भाषा है, जनता की भाषा है, हमारी अपनी भाषा है। इसके प्रयोग के प्रति फिर एक बार हम अपनी वचनबद्धता इस हिंदी दिवस के अवसर पर प्रकट करेंगे और राजभाषा और संस्थापरक हिंदी भाषा प्रयोग की समस्याओं को लेकर आगे शोध भी करते जाएंगे और हमारी संस्थाओं में नई ऊर्जा भरेंगे और संस्थापरक भाषा प्रयोग और हिंदी भाषा के प्रयोग के बल पर तो भारत में ज्ञान विज्ञान को विस्तार देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार परमादरणीय प्रोफेसर आर.एस. राजू जी। बहुत ही प्रख्यात विद्वान है हिंदी के क्षेत्र में और हिंदी भाषा के विस्तार को लेकर, उसके प्रचार प्रसार को लेकर आपका योगदान बहुत अनुकरणीय है। देवियों सज्जनों, भारत देश ने लगभग 800 वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं की क्रूरता और गुलामी का दंश झेला। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, लेकिन फिर भी गुलामी की मानसिकता से हमें पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचप्रण का आह्वान जब देशवासियों से किया तो उसमें एक गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आह्वान भी था। गुलामी और दुर्दिन की पीड़ा को जब एक प्रखर राष्ट्रवादी कवि शब्द देता है, स्वर देता है, तो उसके स्वर से जो गूंज निकलती है, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूं, मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूं नंदन बन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत पढ़ूंगा जनगण मन के क्रंदन के। डॉक्टर हरिओम पंवार जी, राष्ट्रीय अस्मिता के ऐसे गायक, वीर रस के ऐसे प्रखर कवि हिंदी से भी, उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। डॉक्टर हरिओम पंवार जी, तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से खूब सारी आनी चाहिए ऊर्जा के साथ। श्रद्धेय गृह सहकारिता मंत्री जी, राज्य गृह मंत्री जी और मंच पर बैठे हुए हिंदी के सभी परम विद्वान, मैं जानता हूं आप मुझसे हिंदी पर कम से कम वक्तव्य तो नहीं सुनना चाहेंगे। बहुत एक मैंने श्रद्धेय गृह मंत्री जी से थोड़ा सा अपना समय बढ़वा लिया है और मुझे बहुत दिन में मिले हैं, मैं भी तलाश में था। एक कविता का पहला छंद और अंतिम छंद मैं सुना रहा हूं आपको। बस एक अनुरोध करता हूं, मैं 40 साल कानून का प्रोफेसर रहा हूं। हिंदी के प्रचार प्रसार में क्रांति चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट में जज हिंदी में फैसला देना शुरू करें।
हम 75 साल में हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में प्लीड नहीं कर सकते, और हमारे हिंदी के संविधान की हिंदी वर्जन है उसकी सुप्रीम कोर्ट में मान्यता नहीं है, अंग्रेजी वर्जन की मान्यता है। ये मेरे 40 साल कानून पढ़ाने के बीच मेरी सबसे बड़ी पीड़ा थी। इस समय भाषण का नहीं, मैंने अनुमति ली। एक बहुत पहली चौथी लाइन में मेरी कविता का शीर्षक है, हिंदी आज केवल भारत की भाषा नहीं है, हिंदी वैश्विक भाषा बन चुकी है। और हिंदी की वैश्विक भाषा बन जाने की मैं उदाहरण दे रहा हूं एक कविता में। दुनिया एक हिंदी की कविता दुनिया में पहुंचे, इसके उदाहरण के लिए मैंने कविता लिखी है। चौथी पंक्ति में आपको तय करना है कि आपको कितने मन से ये कविता सुननी है। चौथी पंक्ति में मेरी कविता का शीर्षक है, सुनिए। चौथी पंक्ति में शीर्षक सुन लेंगे और केवल 7 से 8 मिनट में मैं कविता पूरी कर दूंगा, क्योंकि कविता का पहला और अंतिम छंद सुनाऊंगा। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, पैरों। चौथी पंक्ति शीर्षक पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं पूरे सदन की। ये कवि की आदत है कवि सम्मेलन की, वरना आज इतनी विशिष्ट सभा में इस कहने की आवश्यकता नहीं है। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। धन्यवाद आपका। फिर से पढ़ता हूं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है। विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंक। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है जनता की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और एक पंक्ति पर समर्थन चाहता हूं पूरे सदन का, मुझे अच्छा लगेगा। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के मैं सूरज के सामने राज्य से आंख मिलाने वाला हूं। मैं बनारस गया तो मेरा दोस्त प्रोफेसर था, उसने कह दिया हरिओम पवार अब तू बूढ़ा हो गया। तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकला कि जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। मेरा साथ देना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी
दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग। अंतिम छंद सुनाता हूं। तालिबान जब जीत गया अफगानिस्तान में, 15 अगस्त 1921 को उनका कब्जा हो गया, तो उनके इस प्रेस प्रवक्ता ने बयान दिया, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान। अवर नेक्स्ट टारगेट इज जम्मू एंड कश्मीर, जिहाद इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड। तब मैं अंतिम छंद दुनिया को सुना रहा हूं भारत की ओर से। ये सुनाना था बस मुझे। श्रद्धेय गृह मंत्री जी को समर्पित करता हूं और आपका हौसला मांगता हूं। मैं हौसले से पढ़ूंगा, आप हौसले से सुनना। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना। उन्होंने कहा हम समर्थन करेंगे। अरे सर, गृह मंत्री जी के सामने दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादियों के गले सूख गए। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। और देखना चाहता हूं कितने जोश में सुनते हैं। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर पटेल जी की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर पटेल जी की भाषा में। बंदूकों की गोली, 1 मिनट और है बस। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, आतंकों का बादल अपने चरणों में आ जाएगा। आतंकों का बादल अपने चरणों। और मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूं, अच्छी लगे तो जी भर के समर्थन चाहिए, अच्छी नहीं लगे तो आपका मौन चाहिए। मैंने बहुत दुखी होकर लिखा कि कभी ना कभी तो किसी ना किसी को बोलना तो पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं आपको, या तो समर्थन करो तो इतनी हिम्मत से करना कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिख दिया, और आपको लगे गलत लिख दिया तो चुप रह जाना, मैं कल से नहीं पढ़ूंगा। लेकिन हिम्मत से आपकी राय चाहता हूं, सोच समझ के जवाब देना।
भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत, ये परिवर्तन है चौथे के बाद का। मेरी बात ठीक लगे तो मेरे शब्दों पर जाना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना, कुछ बात समर्थन करता, सैल्यूट। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती, अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो। दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं, लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उड़े का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, फिर समर्थन करना। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों में भी। और मैंने जीवन भर कोशिश की कि निष्पक्ष ही रहा जाए, लेकिन कोई सामने ऐसा देव आ जाए तो फिर निष्पक्ष मुझसे भी नहीं रहा गया। एक पंक्ति पढ़ता हूं और मैं देखना चाहता हूं मैं ज्यादा जोश में पढ़ रहा हूं कि आप ज्यादा जोश में सुन रहे हैं। रावलपिंडी के दिलों में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन। दो लाइन और सुन लीजिए, बस 2 लाइन। वो भी और श्रद्धेय अमित शाह जी भी अहमदाबाद में मेरे बहुत श्रोता रहे। जब वो पीएम बन गए, वो जानते थे ये बहुत खिलाफ लिखता है। मुझसे बोले अब क्या करोगे? मैंने कहा आपके खिलाफ कविताएं लिखूंगा। बोले मौका नहीं दूंगा। और मैं आज स्वीकारता हूं हिंदी दिवस पर कि मौका नहीं मिला। मिलता तो लिखता। अंतिम 2 पंक्तियां सुन लीजिए। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर फिर शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका श्रद्धेय डॉक्टर हरिओम पवार जी। आपकी कलम सदैव प्रेरणादायी रहेगी। विनम्रता पूर्वक अनुरोध वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, आप अपने वक्तव्य के लिए पधारें। विश्व पटल पर हिंदी, संचार भाषा हिंदी, आदिकाल पुरानी हिंदी, आपकी लिखी इन पुस्तकों ने हिंदी साहित्य को और युवा पीढ़ी को हिंदी प्रेम के लिए गढ़ा है। जोरदार तालियों के बीच प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी। माननीय गृह मंत्री जी, सभी मध्यस्थ महानुभाव, देवियों और सज्जनों, 3 मिनट का समय मिला है। मैं 3 प्रार्थनाएं लेकर आपके मध्य उपस्थित हुआ हूं। एक प्रार्थना तो है राजभाषा परिनियमावली पर पुनर्विचार का। आज हम राजभाषा का यह हीरक जयंती वर्ष मना रहे हैं। यह अमृत महोत्सव वर्ष है।
आप ये स्वीकार करेंगे कि प्रत्येक भाषा के ये 5-6 मुख्य चरित्र होते हैं। वो बोलचाल की भाषा होती है जिसे कन्वर्सेशनल लैंग्वेज कहते हैं। वो सृजन की भाषा होती है जिसमें कविता, कहानी, नाटक, निबंध इत्यादि लिखे जाते हैं। वो संचार की भाषा होती है जो रेडियो से, दूरदर्शन से और मुद्रित माध्यमों से प्रसारित होती है। वो शिक्षण की माध्यम भाषा होती है जिसको लैंग्वेज एज ए मीडियम कहा जाता है। वो इसके साथ साथ विश्व भाषा होती है और सर्वाधिक वो राजकाज की भाषा होती है जिसको हम राजभाषा रूप में संबोधित करते हैं और उसका महोत्सव मना रहे हैं। इस राजभाषा की परिणामावली 75 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, बहुत सुविचारित है, लेकिन समय के साथ साथ कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं। माननीय गृह मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस पर कृपापूर्वक विचार करें कि क्या भाषा का स्वतंत्र मंत्रालय नहीं गठित हो सकता? इतनी सारी समस्याएं इस देश में हैं। यह भाषा बहुल राष्ट्र है, 22 तो संविधान द्वारा पारित मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इसके अलावा पूरे देश में लगभग 1600 भाषाएं हैं। इनमें बहुत सारी जनपदी बोलियां हैं जो लुप्त होती चली जा रही हैं। उनके अस्तित्व को कैसे बचाया जाए? जो अविकसित भाषाएं हैं, अभी राजभाषा का पूरा दायित्व निर्वाह नहीं कर पा रही, उनको कैसे सक्षम किया जाए, उसमें नई टेक्नोलॉजी कैसे डाली जाए, उनके माध्यम से आलेखन और टिप्पण और पत्राचार का कार्य पूरी निष्ठा के साथ कैसे संपन्न हो, अनुवाद की समस्या को और कैसे सुलझाया जाए, तो इन सब पर विचार करने के लिए, और विचार ही नहीं, निरंतर अन्वेषण करने के लिए, शोध की प्रक्रिया को आगे समुन्नत करने के लिए ऐसे एक मंत्रालय की आवश्यकता है। और आवश्यकता है कि देश में एक भारतीय भाषा विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया जाए। अभी अलग अलग भाषाओं के तो विश्वविद्यालय हैं, लेकिन पूरी भारतीय भाषाओं को लेकर भाषा तत्व पर चिंतन करने वाला कोई विश्वविद्यालय, जिससे भाषाई सौहार्द हमारे देश में पैदा हो। उससे हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ेगी, दक्षिण भारत की समस्याएं हम समझेंगे, अपनी बातें वहां तक संप्रेषित करेंगे, पूर्वोत्तर की अपनी सारी समस्याएं हैं। तो इस तरह से भाषा विश्वविद्यालय के माध्यम से ज्यादा सुनियोजित रूप से कार्य हो सकेगा। एक विशेष अनुरोध यह है कि आज से लगभग 60 वर्ष हो गए जब हिंदी का स्थगन किया गया था कि जब तक देश के सारे राज्य सर्वसम्मत से इसको अपनी भाषा नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक इसी तरह से यथावत कार्य चलता रहेगा। अब समय आ गया है कि उस तिथि को, उसकी निरवधि तिथि जो निर्धारित की गई थी, उसे सावधि बना दिया जाए। कितना ही समय ले लिया जाए, लेकिन जो भी परिवर्तन करने हो, मुझे मालूम है कि 3/4 बहुमत प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन संविधान पीठ की सहमति के माध्यम से इस प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। और अब अंग्रेजी की दास्तां से हमको मुक्त किया जाए, हिंदी को और अलग अलग जो में उनकी जो राजभाषाएं हैं उनको यह स्थान दिया जाए। विशेष रूप से हमें एक विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। दक्षिण भारत में भी और हिंदीतर राज्यों में भी ये बात भ्रमपूर्वक फैलाई गई है कि हिंदी हम पर लादी जा रही है, यह हिंदी साम्राज्यवाद है। जैसे कुमार मंगलम का क्राइसिस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस पुस्तक में इस तरह के विवाद उठाए गए हैं। उनको आश्वस्त करने की जरूरत है कि हिंदी किसी पर लादी नहीं जा रही है, क्योंकि देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाने वाली संपर्क भाषा, और यह आज की नहीं है। 1873 में सुकुमार सेन ने इसको संपर्क भाषा रूप में स्थापित किया था। भारतेंदु जी ने कहा था हिंदी नई चाल में ढली, और फिर उसी क्रम में देश के सभी जो अग्रनायक थे उस समय के, जो हमारे नेतृत्व प्रदान करने वाले महानुभाव थे, उन्होंने संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी। इसके माध्यम से नवजागरण आया, इसी भाषा के माध्यम से आजादी की लड़ाई लड़ी गई। आज लोग महसूस कर रहे हैं कि अगर एक संपर्क भाषा होती तो 1857 में हमको अवश्य में वो विजय प्राप्त होती। इसी विकास क्रम के साथ साथ हिंदी की आवश्यकता, उपयोगिता लोगों ने महसूस की है। इसको अधिकाधिक प्रचारित करने की आवश्यकता, ताकि भाषाई सौहार्द बढ़े, ताकि हिंदी का और परिवार बढ़े। आज षड्यंत्र पूर्वक उर्दू को हिंदी से अलग कर दिया गया है, उसके भीतर अनेक प्रकार के उपक्रम भर दिए गए, जबकि दोनों भाषाएं भगनी भाषा है, दोनों का व्याकरण एक है, दोनों की शब्दावली एक है, केवल लिपि भेद है। लिपि भेद के आधार पर भाषा भेद नहीं हुआ करता है। ये बात जन जन तक हमें पहुंचानी है। भाषाई सौहार्द पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है कि पूरे देश में हम तुलनात्मक भारतीय साहित्य जैसे विषयों का अध्ययन करा हुआ है। जो तमिल में है बहुत कुछ, वही हिंदी में है, वही तेलुगु में है, वही कन्नड़ में है, वही बंगला में है, वही मराठी में है। इतना भाव साम्य है, सभी एक संविधान द्वारा पारित है, सभी एक संसद द्वारा संचालित है, और इन भाषाओं में
कॉमन शब्दावली भी बहुत है, इसका संज्ञान कराने की आवश्यकता है ताकि ये भाषाई चारदीवारियां जो खड़ी हो गई है ये समाप्त हो जाए, हिंदी की स्वीकार्यता बढ़े, संघ की भाषा के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में उनकी राज्यभाषा भी विकसित होती चली चले। तो इसलिए आवश्यक है इस अभियान को और ज्यादा तेज किया जाए। तो काखागा का जो विभाजन किया गया है इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। धारा 3(3) में द्विभाषी नीति का जो नियम विधान बनाया गया है उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसको भी सुनियोजित करने की आवश्यकता है। हमें अनुरोध करना होगा कि संसदीय कार्य समितियां जब नराकाश का निरीक्षण करने जाती है तो उतनी उदारता न दिखावे, थोड़ी सी सख्ती की भी जरूरत है। हिंदी अधिकारियों को भी ज्यादा सक्रिय बनाने की जरूरत है। नराकाश को और ज्यादा उद्यमी बनाने की आवश्यकता है ताकि केवल औपचारिकता पूर्ति न हो, सचमुच जो वो रिपोर्ट में भेज रहे हैं, अब रिपोर्ट में लिख करके भेजना ही पड़ता है कि यहाँ 100% कार्य हिंदी में हो रहा है, जबकि उतना होता नहीं है। इस पर पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है कि हिंदी को किस तरह से ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़ा जाए। परंपरा का जो ज्ञान है, ज्ञान की जो भारतीय परंपरा है, उससे अधिकाधिक कैसे जोड़ा जाए। कविता, कहानी, नाटक तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन विज्ञान का युग है, इसमें जब तक ज्ञान परक साहित्य पूरे परिमाण में नहीं आएगा। आज बड़े सुंदर सुंदर प्रकाशन हुए हैं, देखकर मन गदगद हो गया है। इस प्रवृत्ति को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राजभाषा में एक बहुत बड़ी समस्या है पारिभाषिकों की, टेक्निकल टर्मोलॉजी की। हमारे यहाँ वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग ने लगभग 12 लाख शब्द बना डाले हैं, बड़ा स्तुत्य कार्य है, लेकिन बहुत सारे शब्द इतने जटिल है, इतने अव्यवहारिक है कि वे बस कोश में छपे हुए रह गए हैं। आवश्यकता यह है कि उसमें से कामकाजी शब्दों का एक अलग कोश बनाया जाए जिसका अधिकाधिक प्रयोग हमारे राजभाषा कर्मचारी अधिकारी करें और उसमें जटिलता का निवारण करते हुए जो तदभव शब्द है, जो आम बोलचाल के शब्द है, जो सरल शब्द है, उनको भरा जाए। अब जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए हम आयुध निर्माणी उपक्रम ऐसा परिस्थित शब्द बना देते हैं, समझ में नहीं आता है। जनता उसको अरबापुर कह करके अपना काम चला लेती है। तो जन भाषा को उसमें स्थान देते हुए और ज्यादा ज्यादा पर्यायवाची शब्द न डालते हुए उसे कामकाजी रूप देने की आवश्यकता है। एक बड़ी आवश्यकता है कि हिंदी में संक्षिप्ताक्षर नहीं है, एब्रीविएशन नहीं है। अंग्रेजी में सारा कार्य प्रयत्न लाघवों के माध्यम से, तो शॉर्टकट का जमाना है, लोग अंग्रेजी शब्दों को प्रयोग करते हुए चलते हैं। अब उन्होंने आईडी लिख दिया, यथोपरिमाणी जैसे ऊपर कहा गया, यदि लिख दिया, नोटा भी ना। हमारे पास वो शब्दावली नहीं है। हजारों रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम अंग्रेजी में तो मिलते हैं, हिंदी में नहीं मिलते हैं। तो ऐसे संक्षिप्ताक्षरों का कोश पहले कभी बना था लेकिन लागू नहीं हो पाया, उसके पुनरीक्षण की आवश्यकता है और किस तरह से उसको अधिकाधिक तीव्रता के साथ निष्पादित किया जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है। संचार नीति को ज्यादा से ज्यादा ग्रामोपयोगी बनाने की जरूरत है ताकि ग्रामीण संचार उसके माध्यम से हो सके। अंग्रेजी बहुत तेजी से गांव में फैलती चली जा रही है। आवश्यकता है कि अंग्रेजी के वे शब्द जो दैनिक जीवन में व्यवहार में आ गए हैं उनका हिंदीकरण कर लिया जाए। उसका अपना हिंदी रूप अलग ढंग से होता है। भारतीय जनता इस मामले में बड़ी निष्णात है। बहुत पहले ये शब्द बना था अंग्रेजों के जमाने में, रिक्रूटमेंट बोलते हुए जवान में कई बार ऐठन लानी पड़ती है, जनता ने बना लिया रगरूट। उस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इन शब्दों का अगर हिंदीकरण कर लेते हैं तो हमारा शब्दकोश निरंतर बढ़ता चला जाएगा और अधिक सामाजिक सुविधा भी हो जाएगी। तीसरी आवश्यकता, तीसरी प्रार्थना यह है, युवा पीढ़ी को राजभाषा और अलग क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति आकृष्ट करने के लिए इन भाषाओं के साथ रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई जाए। भाषा के माध्यम से अगर अनुवाद कला का प्रशिक्षण दे देते हैं तो रोजगार की वर्षा होने लगेगी। पत्रकारिता और जनसंचार का प्रशिक्षण दे देते हैं तो रोजगार की कमी नहीं होगी। उसी तरह से संभाषण कला, जिसमें संवाद कला है, कमेंट्री है, कंपेयरिंग है, डबिंग है, दुभाषिया प्रविधि है, ऐसे न जाने उच्चारण विज्ञान है, बहुत सारे रूप हैं और भाषा के बिना संसार का कोई कार्य होता नहीं है। इनकी विधिवत भाषा प्रयोगशाला खोलनी होगी, उनका प्रशिक्षण देना होगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी तो भाषा के प्रति युवा पीढ़ी का लगाव और ज्यादा विकसित होगा और उससे भाषा का विकास सुनिश्चित होगा। तो आवश्यकता यह है कि हिंदी प्रचार में लगी हुई जो संस्थाएं हैं, इस समय आर्थिक असुविधा के कारण वे मरणासन्न हो गई हैं, उनको पुनर्जीवन प्रदान किया जाए। जो जनपदीय बोलियां हैं, मैंने कहा कि उनका अस्तित्व खतरे में हो गया है और कुछ अपनी अलग पृथकता के लिए अलग मांग कर रही हैं, अपनी मान्यता 8वीं सूची में दर्ज हो जाए,
उन्हें समझाने की आवश्यकता है कि उनका भविष्य सुरक्षित है, बड़े कुल से जो परिवार से जुड़े रह करके उनका ज़्यादा कल्याण होगा। तो ऐसे कुछ नियमों की आवश्यकता है जिस पर पुनर्विचार समय समय पर भाषाविद लोग कर रहे हैं। जो राजभाषा से जुड़े हुए विद्वान अधिकारी हैं वो इस दिशा में सक्रिय हैं। बस वो थोड़ी तीव्रता लाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत बधाई। आभार आपका आदरणीय। निश्चित तौर पर भाषा किसी भी राष्ट्र का जीवन होती है और अपनी भाषा को पल्लवित और पुष्पित करने के संकल्प के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अनुरोध करूंगी आदरपूर्वक उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी से, आप अपने संबोधन के लिए पधारें। करतल ध्वनि के बीच श्री हरिवंश जी। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, माननीय गृह राज्य मंत्री भाई श्री नित्यानंद राय जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, मंचासीन संसदीय राजभाषा समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्री भरथरी मेहताब जी, सभागार में उपस्थित समिति के अन्य माननीय सदस्यगण, भारत सरकार के सचिवगण, विभिन्न बैंकों के सार्वजनिक क्षेत्रों उपक्रमों से आए मुख्य कार्यपालक अधिकारीगण, मंचासीन हिंदी जगत की विशिष्ट विभूतियां आदरणीय एस गोविंद राजन जी, प्रोफेसर एसआर सरराजू जी, आदरणीय प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, डॉक्टर हरिओम पवार जी, राजभाषा विभाग की सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी, इस आयोजन में देश भर से आए हिंदी के विद्वान, भारत सरकार के अधिकारीगण, मीडिया के बंधु, सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों, राजभाषा हीरक जयंती पर आयोजित इस हिंदी दिवस समारोह 2024 और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर पुनः आप सबको शुभकामनाएं और बधाई। यह यादगार अवसर है। राजभाषा स्मारिका का लोकार्पण, राजभाषा हिंदी के 75 वर्षों के सफर पर स्मारक सिक्के, डाक टिकट जारी हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ हुआ। निश्चित ही भारतीय भाषा अनुभाग राजभाषा विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस पहल से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं और भी नजदीक आएंगी। 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अन्य क्षेत्रों में जैसा अपूर्व और अभूतपूर्व काम हुए हैं, मैं उल्लेख करूंगा बहुत संक्षेप में। भारतीय भाषाओं समेत राजभाषा को जनभाषा बनाने के लिए अद्भुत प्रयास हुए हैं। बहुत संक्षेप में मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा और इस दिशा में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की खास नजर है। उन्हें देशज भाषाओं में काम उनकी उच्च प्राथमिकता में है। भाषा व संस्कृति के मोर्चे पर उन्हें काफी सचेत पाया है। मैं अगर कहूं कि 2014 के बाद भाषा और अन्य भाषाओं के लिए साइलेंट रिवॉल्यूशन, गुपचुप क्रांति की तरह कई कदम उठे हैं। जैसे राजभाषा विभाग की महत्वपूर्ण परियोजना हिंदी शब्द सिंधु और आज ये भारतीय भाषा अनुभाग का लॉन्च, ये माननीय गृह मंत्री जी के प्रयास और दृष्टि का परिणाम है। सूचना है कि राजभाषा विभाग ने हिंदी के सहज प्रयोग के लिए स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ विकसित किया है। आप समझें कि इस प्रयोग से सरकारी कार्यालयों में अनुवाद की गति व गुणवत्ता बढ़ेगी। गौर करिए कितने नए काम हुए। फिजी हिंदी विश्व सम्मेलन में इसका नया वर्जन कंठस्थ 2 मोबाइल ऐप का लॉन्च हुआ। कंठस्थ के डेटाबेस में आज 3 करोड़ से अधिक वाक्य हैं। अब इसके लिए न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन सहित अनेक फीचर्स इसमें जुड़े हैं। सरकारी कामकाज के लिए ई ऑफिस से इसको जोड़ा गया है। ई ऑफिस से इस टूल की सहायता से इंस्टेंट ट्रांसलेशन, त्वरित अनुवाद आज संभव है। आप गौर करिए कि आने वाले समय में कंठस्थ से भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद की सुविधा शुरू होगी और भारतीय भाषा अनुभाग में यह काम अब साकार हुआ है। यह उल्लेखनीय और ऐतिहासिक प्रगति है। हिंदी को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की अद्भुत पहल और कोशिश हुई है। हिंदी शब्द सिंधु, इसमें इसे माननीय गृह मंत्री जी ने सूरत के राजभाषा सम्मेलन में इसका लोकार्पण किया था। तब 51,000 इसमें शब्द थे। आज हिंदी शब्द सिंधु में लगभग 5 लाख, 4,80,000 शब्द हैं
और इसे लगातार अपडेट करने का सिलसिला जारी है। इन शब्दकोश में विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी शामिल किया जा रहा है। इससे हिंदी शब्द संपदा समृद्ध हो रही है। आप याद कर रहे हैं, कभी गांधी जी का सपना था और डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि हिंदी और देश की अन्य भाषाओं में बहनापा बढ़े, और हिंदी बड़ी बहन है, बाकी देश की भाषाएं छोटी बहन है, उनमें कैसे एक और समय पे बढ़े। ये काम 2014 के बाद हो रहा है। जन सामान्य के लिए लीला हिंदी प्रवाह मोबाइल ऐप है। इसमें 14 भारतीय भाषाओं से स्तरीय हिंदी निःशुल्क आप सीख सकते हैं। ई सरल हिंदी वाक्य कोश में भी 12,000 से ज्यादा वाक्य हैं। केंद्र सरकार की भाषणी जैसी पहल उल्लेखनीय है। लगभग 23 भारतीय भाषाओं में अनुवाद का एक साथ अवसर। भाषणी राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का एक हिस्सा है, जो कि भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू हुआ है। और मैं हरिओम पवार साहब से उल्लेख करूंगा कि भाषा के क्षेत्र में एक क्रांति हुई है, कभी इसको भी कविता का वो अंश आगे बनाए। इसका प्रयास क्या हो, परिणाम क्या हुआ, ये मैं आपको उल्लेख करूंगा। पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और अनुमान है कि एक आध दशक में पूरी दुनिया पर इसका गहरा असर पड़ने वाला है। और एआई का किस तरह से प्रयोग हो रहा है भारत में। अभी आईआईटी मद्रास की एक महत्वपूर्ण पहल है एआईआर भारत। इसके माध्यम से भारतीय सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषा और सांख्यिकी के क्षेत्र में एआई के उपयोग से तकनीकी सहायता देना है, ताकि सामान्य लोग अपनी चीजों को अपनी भाषा में समझ सकें। आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने गंगा वन भी तैयार किया है। इसे हिंदी के लिए खास तौर पर डिजाइन किया है। गंगा वन भी की सफलता से आईआईटी गांधीनगर का लिंगो रिसर्च ग्रुप उत्साहित है। टीम तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती और उर्दू सहित अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी इसी तरह के एआई मॉडल विकसित कर रही है। बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप ने सर्वम एआई ने हिंदी, तमिल और बंगाली सहित 10 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने वाला ओपन सोर्स फाउंडेशनल मॉडल लॉन्च किया है। इस स्टार्टअप ने जनरल एआई सेवाएं पेश की है। सर्वम 2B को 4 ट्रिलियन टोकन के डेटाबेस पर इसको प्रशिक्षित किया गया है। यह भारत का पहला ओपन सोर्स 2 बिलियन पैरामीटर इंडिक LLM है। भारत की एआई विकास की यात्रा में एक माइलस्टोन है। माइक्रोसॉफ्ट ने जुगलबंदी चैटबॉट तैयार किया है भारत सरकार के डेटाबेस से। इस चैटबॉट का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को स्थानीय भाषा में सरकारी सेवाओं और जानकारी तक पहुंच प्रदान करना है। एआई टूल का परिणाम क्या है और इन सारे प्रयासों को जो टेक्नोलॉजिकली भाषाओं को संपन्न करने के लिए हिंदी समेत देश की सभी भाषाओं के लिए प्रयास हो रहा है, उसके परिणाम बहुत संक्षेप में मैं 3 आपको बताऊंगा। पहला, बहुत अरसे से लोगों की कामना थी और पवार साहब को आपने सुना कि न्याय अपनी भाषा में हो। हाल में एआई टूल से और 14 के बाद यह संपन्न हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने फैसलों को कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया है। और कितने फैसलों का अनुवाद हुआ है? लगभग 31,184। ये फैसले 16 भाषाओं में अनुवाद किए गए। हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बंगाली, नेपाली, उर्दू, असमिया, गारो, खासी, कोंकणी, इन सारी भाषाओं में। आप फर्ज करिए, जिस दिन लोग न्याय प्रणाली को अपनी भाषा में समझने लगेंगे, उसका क्या असर होगा, दूरगामी परिणाम। वो नींव की शुरुआत 14 के बाद हुई। ये उल्लेखनीय प्रगति है। न्याय की भाषा अपनी हो, ये सपना था और ये अब साकार होना शुरू हुआ है। दूसरा परिणाम, भारतीय संसद ने कामकाज में भाषाई विस्तार किस तरह किया है, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। संसद के दोनों सदनों में दिए जाने वाले भाषणों के भाषांतरण की सुविधा अब अंग्रेजी के अलावा संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित सभी भारतीय 22 भाषाओं में उपलब्ध है। ये अद्भुत उपलब्धि है। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ लोकसभा की कार्यवाही की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, असमिया, कन्नड़, गुजराती, तमिल, मराठी और मलयालम में की जा रही है। 2014 के बाद केंद्र सरकार के पहल से पूरी दुनिया में हिंदी को एक पहचान मिली और इसका सामाजिक आर्थिक असर पर क्या परिणाम निकला, मैं एक सिर्फ आपको इसका एक परिणाम आपको बताना चाहूंगा महत्वपूर्ण। नीट की परीक्षा
पहले सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में होती थी। केंद्र सरकार की पहल पर नीट की परीक्षा हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी और उर्दू में हो रही है। इसका परिणाम क्या निकला है? परिणाम समाज नीचे से बदल रहा है, जिसका आकलन हम नहीं कर पा रहे हैं। भाषाओं की यही भूमिका है। इसका असर यह हुआ है कि सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा पहले मेडिकल स्कूल में नहीं आते थे। मामूली गरीब इलाकों के पढ़े बच्चे मेडिकल एजुकेशन में आ रहे हैं। इसके पहले धारणा थी कि मेडिकल एजुकेशन के लिए अंग्रेजी मीडियम स्कूल के मिशनरी स्कूलों में पढ़े बच्चे ही आएंगे, क्योंकि पहले अंग्रेजी में परीक्षा होती थी। पर आज केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, जो नक्सल इलाका पहले कभी 14 के पहले हुआ करता था, उड़ीसा, ऐसे सुदूर इलाके, गांव के बच्चे जो परिवार बहुत समर्थ नहीं थे, उनके लोग नीट में चुन करके आ रहे हैं। ये मामूली परिवर्तन नहीं है। वर्षों से आकांक्षा थी कि लोक भाषाओं में काम हो, वो स्वर आज मिल रहा है न्याय की भाषा के रूप में, शासन की भाषा के रूप में। नई शिक्षा नीति में जो महत्व सभी भाषाओं को हिंदी समेत जो मिला है वो उल्लेखनीय है। बनारस, सूरत व पुणे में अब तक 3 अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित हुए। सौभाग्य से मैं तीनों सम्मेलनों में रहा। मैं कह सकता हूं कि जितने सारे प्रयास राजभाषा विभाग के द्वारा हुए हैं और तकनीकी तौर पे हुए हैं, वो आने वाले दिनों में भारत में अद्भुत ढंग से अपनी भाषा में लोग अपने कामकाज को समझ सकें, अपनी भाषा के माध्यम से उन्नत कर सके। जो गांधी ने 2020-25 के आसपास एक बड़ा महत्वपूर्ण भाषण दिया था गुजरात में कि अपनी भाषाओं में काम करना क्यों जरूरी है, इसका असर आपको दिखाई देगा। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हम किधर बढ़ रहे हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले पौनार में था। गांधी जी के एक सहयोगी लगभग 80 वर्ष से गांधी जी और विनोबा जी के सहयोगी लगभग 85 वर्ष से अधिक उम्र है, गौतम बजाज जी, बजाज परिवार के वो जीवित हैं। उन्होंने कहा कि शुरू से जो नींव पड़ी कि दूसरी भाषाएं हमने अपना ली और गुलामी की भाषा अपनाई, उसका असर है कि समाज में आज स्त्रियों के प्रति जितना अत्याचार बढ़ता है, तो हमारी विचारों और धारणा उन जगहों से आई। भारतीय भाषाओं को अगर हम अपनाते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। उसके अनेक प्रमाण उन्होंने सुनाए। हम उधर ही बढ़ रहे हैं 14 के बाद कि अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के माध्यम से हम समझेंगे। न्याय हम अपनी भाषा के माध्यम से समझेंगे। राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी का या अन्य भाषाओं का जितना प्रयोग माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा, पहले नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि भाषा के माध्यम से एक बड़ा बदलाव देश देखेगा। हम उस द्वार पे खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय हरिवंश जी का। आप सभी से निवेदन है, आप कृपया अपने स्थान पर बैठें, कोई आवाजाही ना करें। थोड़ी देर आपका सहयोग और इस रूप में चाहिए। देवियों सज्जनों, वर्ष 2014 से हमने हिंदी भाषा के विस्तार के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी के रिश्ते में एक नए आयाम और नए बदलाव का दौर देखा है। आपसे इन सभी भाषाओं में आपसे विश्वास, स्नेह, आदान प्रदान, बराबरी का रिश्ता बना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, नई शिक्षा नीति 2020 जैसे व्यापक मंचों पर इस रिश्ते को और मजबूती मिली है और तकनीक ने, आईटी ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरपूर इस्तेमाल ने इस प्रक्रिया को बहुत ही सरल और सुगम बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन के अनुरूप इस सकारात्मक बदलाव और भाषाओं के सार्थक विकास में हमें जिस सशक्त नेतृत्व और दूरदर्शी नेतृत्व ने मार्गदर्शन प्रदान किया है, ऐसे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से आप सबकी करतल ध्वनि के साथ बहुत सम्मान भरी तालियों के साथ निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर एक बार पुनः हम सबका मार्गदर्शन करें। अपने संबोधन के लिए पधारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय। आज के हिंदी दिवस समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री, समिति के सभी सदस्य, राज्यसभा के उपाध्यक्ष महोदय, विद्वत जन और आज इस विशाल सभागार में एक भी सीट खाली नहीं है, इस तरह से उपस्थित
सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा नमस्कार है। सबसे पहले इस भव्य और भारतीय संस्कृति के प्रतीक ऐसे भारत मंडपम में मैं हिंदी दिवस समारोह में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आज का दिन हीरक जयंती का दिन है। 75 साल से हम एक यात्रा लेकर निकले हैं कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर हिंदी के माध्यम से देश की सारी स्थानीय भाषाओं को जोड़कर अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी भाषाएं, अपना साहित्य, अपनी कला और अपने व्याकरण को भी संरक्षित और संवर्धित करने का ये संकल्प लेकर आप निकले हैं। ये 75 साल की यात्रा मुझे लगता है कि अब अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की अंतिम पड़ाव पर खड़ी है। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज का दिन हिंदी को संपर्क भाषा, जन भाषा, तकनीक की भाषा और अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के संकल्प का दिन है। मैं आज इस मंच से देश और दुनिया में रहने वाले सभी हिंदी भाषी भाइयों बहनों और अन्य भाषा बोलने वाले मेरे जैसे हिंदी प्रेमियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दे। मित्रों, आज अनेक कार्यक्रम यहां हुए। राजभाषा स्मारिका का लोकार्पण हुआ, स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी लोकार्पित की गई। भारतीय भाषा अनुभाग इसका शुभारंभ किया गया। आज मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जो छोटा सा बीज बोने के आप साक्षी बने हैं, आने वाले कुछ ही सालों में ये बीज वटवृक्ष बनकर हमारी भाषाओं की सुरक्षा का केंद्र बनेगा। भारतीय भाषा अनुभाग एक प्रकार से राजभाषा विभाग का पूरक अनुभाग बनेगा, क्योंकि राजभाषा का प्रचार और प्रसार तब तक हो ही नहीं सकता जब तक हम हमारी सभी स्थानीय भाषाओं को मजबूत न करें और राजभाषा का इसके साथ संवाद प्रस्थापित न करें। कई सारे लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि हिंदी का स्थानीय भाषाओं के साथ स्पर्धा है। मैं आज इस मंच से बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिंदी और स्थानीय भाषाओं का कभी स्पर्धा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है। इसमें स्पर्धा होने का सवाल ही नहीं। हिंदी और सभी स्थानीय भाषाएं एक प्रकार से एक दूसरे की पूरक है और इसलिए हमने निर्णय किया है कि भारतीय भाषा अनुभाग के माध्यम से हिंदी और सभी स्थानीय भाषाओं के बीच का संबंध मजबूत किया जाएगा, स्पष्ट किया जाएगा। कोई भी लेख, कोई भी भाषण, कोई भी साहित्य का प्रकार हिंदी में है तो इसका भावानुवाद हमारा राजभाषा अनुभाग देश की सभी भाषाओं में करेगा और देश की सभी भाषाओं के साहित्य, लेख और भाषणों का अनुवाद हिंदी में भी होगा, भावानुवाद भी हिंदी में होगा। और ये मैं मानता हूं ये समय की जरूरियात है। मित्रों, आज कई प्रकार के परिमाणों से हिंदी को समृद्ध करने के लिए पुस्तकों का भी प्रकाशन हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक की पुस्तक, जो बैंक के कामकाज में राजभाषा का उपयोग, इसके लिए भाषा संगम, इसको लोकार्पण किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिकी और रक्षा और रक्षेतर शब्दावली का लोकार्पण किया गया। हिंदी कहावत कोष
मेरा सभी हिंदी प्रेमियों के आग्रह है, मैंने पुस्तक पढ़ा है, अंशुली जी ने मुझे 5 दिन पहले दिया था, डॉक्टर शरद अग्रवाल के पुस्तक को अगर आप पढ़ लेंगे तो बोलचाल की हिंदी भाषा बहुत समृद्ध हो जाएगी। डीआरडीओ, विज्ञान व विहान, वो भी एक प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में राजभाषा को मजबूत करने वाला पुस्तक है। राजभाषा की सेवा करने वाले ढेर सारे लोगों को राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार भी दिया गया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं लंबा बोलना नहीं चाहता, मैं आपका मूड देख रहा हूं, परंतु मैं एक बात पर जरूर कहना चाहता हूं। जब मुगलों का शासन लंबे समय तक चला, तब इसके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में स्वाभाविक रूप से स्वराज के लिए लड़ाई शुरू हुई। पंजाब में भी हुई, राजस्थान में भी हुई और सुदूर दक्षिण में महाराष्ट्र में भी हुई। जब युवा शिवाजी को उसके साथियों ने पूछा कि शिवा, आपका उद्देश्य क्या है लड़ाई का? हमारे पास ना संसाधन है, ना साधन है, ना सेना है, ना हथियार है, इतने बड़े साम्राज्य के सामने किस उद्देश्य से लड़ना है? तब उन्होंने 3 उद्देश्य कहे थे, स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा। स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा, ये तीनों को जो समाहित नहीं करता, अपने आने वाली पीढ़ियों को गुलामी से मुक्त नहीं करता। और इसलिए स्वराज के व्याख्या में ही स्वभाषा समाहित। जो देश, जो प्रजा अपनी भाषाओं की रक्षा नहीं कर सकती, वो अपने इतिहास से भी कटती है, अपने साहित्य से भी कटती है, अपने संस्कार से भी कटती है और आने वाली पीढ़ियां गुलामी की मानसिकता के साथ आगे बढ़ती है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी हम स्वराज, स्वभाषा और स्वधर्म के ये शिवाजी महाराज के सिद्धांत पर बल देकर काम करें। और मित्रों, इसीलिए मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा पर बल देने का काम किया है। और प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में, बच्चे की मातृभाषा में हो, ये बहुत जरूरी समझा गया है और उस पर बहुत प्रयास किए गए। मैं मानता हूं कि बच्चे के बात करने की, अभिव्यक्ति की सबसे सुगम भाषा अगर कोई है तो अपनी मातृभाषा है। इसके सोचने की भाषा अपनी मातृभाषा है और उसके सोचने का, तर्क का, विश्लेषण का और निर्णय पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो इसको एक संपूर्ण बच्चा बनाता है, वो भी अपनी मातृभाषा है। इसलिए मोदी जी ने मातृभाषा पर, शिक्षा पर बहुत बड़ा बल दिया है और मैं मानता हूं कि आज का दिन भारत की सभी भाषाओं को मजबूत करना है और राजभाषा को देश की संपर्क भाषा बनाने का दिन है, जिसके माध्यम से हम अपनी भाषाओं में ही अपने देश का कामकाज कर पाए। हिंदी की ये यात्रा कई सारे 1000 साल पुरानी है। सिद्धों और नाथों की भाषा के रूप में जानी जाती थी, फिर खड़ी बोली आई, फिर प्राकृत भाषा आई, फिर खड़ी बोली आई और बाद में हिंदी का स्वरूप आया। और मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, हमारे आजादी के आंदोलन में भी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। सन 57 की क्रांति विफल जाने के कई कारण, उसमें से एक प्रमुख कारण था कि संपर्क भाषा ही नहीं थी। इसके कारण सन 57 की क्रांति विफल हो गई थी। और आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि हमारा देश एकमात्र देश है जो जियो पॉलिटिकल देश नहीं है, भू राजनीतिक देश नहीं है। हमारा देश जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है। हमारे देश को जोड़ने वाली अगर कोई कड़ी है तो संस्कृति। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां पर भी मणिपुरी नृत्य के अंदर
आपको कृष्ण मिलेगा, दक्कन में चले जाइए तो भी कृष्ण मिलेगा, गुजरात के रास में चले जाइए तो भी कृष्ण मिलेगा। हम संस्कृति से जुड़ा हुआ देश है, जियो कल्चर देश है। अगर हमारे देश की एकता संस्कृति से बनी है तो हमारी संस्कृति भाषाओं से जुड़ी है और भाषाओं से बनी है। जिस दिन हम हमारी भाषाओं को गंवा देंगे, इस देश की एकता पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। इसीलिए ढेर सारे आजादी के हमारे संघर्ष के नेताओं ने हिंदी को न केवल राजभाषा बनाया, इसके उपयोग को बहुत महत्व भी दिया और उसका प्रचार प्रसार भी किया। और हिंदी के लिए काम करने वाले ढेर सारे लोग, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे राजा जी हो, अंबेडकर जी हो, महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर आयंगर, ये कोई हिंदी भाषी नहीं थे। ये सारे नेता, उनकी मातृभाषा अलग थी, मगर वो समझते थे कि हिंदी भाषा देश को एक करने का माध्यम है। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाकर उन्होंने राजभाषा का स्वरूप दिया और के.एम. मुंशी आयंगर फॉर्मूला आया, जिसके तहत आज राजभाषा हुए हम 75 साल पूरे करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारी भाषाओं को कौन बचा सकता है? यहां बैठे हुए विद्वत जन बचा सकते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, नहीं बचा सकते। सरकार तो बचा ही नहीं सकती। हमारी भाषाओं को बचा सकता है, अगर कोई बचा सकता है तो मां ही बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। हर परिवार के अभिभावक तय करें कि हम बच्चे के साथ हमारी मातृभाषा में ही बात करेंगे। अगर इतना तय कर ले तो कोई हमारी भाषाओं को समाप्त नहीं कर सकता और हमारी भाषाएं चिरकाल तक देश और दुनिया की सेवा करती। आज जरूरत है हमारे देश के अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करने की, मातृभाषा को सीखने के लिए उनको प्रेरणा देने की। और मैं आपको विश्वास से बता रहा हूं, आप बच्चों के विकास की चिंता कर कर किसी अन्य भाषा की शरण में जाने के लिए मत समझाइए। आने वाला समय भारत की भाषाओं का है, राजभाषाओं का। और मैं बड़े विश्वास के साथ देश की जनता को बताना चाहता हूं, अब इस देश को किसी भी प्रकार की गुलामी में कोई नहीं रख सकता और भाषा की ये गुलामी में तो कभी नहीं रख सकता। और इसलिए राजभाषा दिन आज है और हम सब चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में यहां पर एकत्रित हुए हैं। उस वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजभाषा विभाग ने बहुत काम किया है। हिंदी को लचीली बनाने का भी काम किया है, हिंदी को स्वीकृत बनाने का भी काम किया है। कई सारे हिंदी के विद्वानों ने मुझे फोन भी किए कि अमित भाई, हिंदी को क्यों दूषित कर रहे हो? मैंने बोला, हिंदी कभी दूषित नहीं हो सकती। ये तो ऐसी गंगा है, जितने भी आएंगे सब इसके अंदर बहेंगे और हिंदी पवित्र की पवित्र रहेगी। कई सारे शब्द हिंदी में नहीं है, हमारी अन्य भाषाओं में है, हम इसको स्वीकार कर ले। हिंदी अगर इसको स्वीकार करती है तो हिंदी के कई शब्द हमारी स्थानीय भाषाएं भी स्वीकार करें। इसलिए हमने शब्द सिंधु जो बनाया है, इसमें एक भी भारत की भाषा नहीं है जिसके शब्द को हमें समाहित नहीं किया। और हमारी भाषा और हमारी देश की जनता एक कई सारी संस्कृतियों को हजम करते 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 हमारी संस्कृति बनी है। टेक्निक से तकनीक कब हो गया किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, इंजीनियर से इंजीनियर कब हुआ किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, और हिंदी भाषा समृद्ध हुई। हमने हिंदी को स्वीकार्य बनाना चाहिए, लचीली बनाना चाहिए और बोलचाल की भाषा भी बनाना चाहिए। वो ही हिंदी की आगे की यात्रा को लंबा, स्पष्ट और मक्कम गति से तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली भाषा बना सकता है। शब्द सिंधु का हमारा जो
प्रयोग है वो अभी अधूरा है, इस पर और काम चल रहा है और मेरे मन में इच्छा है कि अगले चुनाव के पहले हिंदी का शब्द सिंधु, हमारा शब्दकोश विश्व का सबसे बड़ा शब्दकोश बनेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। यहां पर कई विद्वानों ने हिंदी के शिक्षा में प्रयोग पर, हिंदी के टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा के प्रयोग पर, हिंदी के न्यायपालिका में प्रयोग पर कई सारे सुझाव दिए हैं। मगर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार ये सभी दिशाओं में आज मक्कमता के साथ, धैर्य के साथ काम कर रही है। हम हिंदी को बढ़ाने के लिए संघर्ष नहीं चाहते, सामाजिक स्वीकार्यता के साथ हिंदी बढ़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने भी निर्णय लिया है, ढेर सारे जजमेंट्स का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है। इसके साथ साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, ये चारों राज्यों ने आज तबीबी शिक्षा को संपूर्ण हिंदी अभ्यासक्रम तैयार कर दिया है और मध्य प्रदेश में आज बच्चे चौथे सेमेस्टर में हिंदी में तबीब बनने का, डॉक्टर बनने का काम कर रहे हैं। वो हम सब के लिए बड़ा संतोष का विषय है। लगभग भारत की 13 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होने के कगार पर है और आने वाले दिनों में अनुसंधान की भाषा भी निश्चित रूप से हिंदी बनेगी। इतना मैं आज आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और ये हमारा रोडमैप मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने दुनिया के बड़े से बड़े मंच पर विश्वास के साथ और गौरव के साथ पूरी दुनिया को हिंदी में संबोधित कर हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ाने का काम। जब अटल जी ने यूएन के जनरल असेंबली को हिंदी में संबोधित किया तब दुनिया अचंभित रह गई थी। आज मैं हिंदी प्रेमियों को बताना चाहता हूं कि आज हम यूएन की लैंग्वेज बन चुके हैं और 10 से अधिक देशों की द्वितीय भाषा भी हम बन चुके हैं। हिंदी अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है, हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। जरूरत है कि हम स्वयं हिंदी के महत्व को समझे, हमारी मातृभाषा के महत्व को समझे, हमारी नई पीढ़ी को मातृभाषा बोलना, पढ़ना, इसके साहित्य की वांचन की रुचि करना और साहित्य में रुचि खड़ी कर बच्चे को मातृभाषा का विद्वान बनाना, इस दिशा में हम सब ने काम करने की जरूरत है। आज मैं इस मंच से देश भर के सभी स्थानीय भाषाओं के प्रेमियों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि हिंदी भारत की किसी भी भाषा के साथ स्पर्धा नहीं कर सकती है। भारत की भाषाएं भी हिंदी से ही मजबूत हो सकती है और हिंदी भी भारतीय भाषाओं से ही मजबूत हो सकती है। और अंत में केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी गृह मंत्रालय की सभी फाइलों को हिंदी में मुझ तक पहुंचाने में 3 साल लगे हैं। हम हिंदी के प्रयोग को आगे बढ़ाएं। मगर आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं, मेरे दोनों मंत्रालय में एक भी फाइल, एक भी पत्र व्यवहार अंग्रेजी में नहीं होता है, हिंदी में होता है। अगर हम तय कर ले तो संवाद कभी नहीं रुकता है। भाषा ये अभिव्यक्ति है और अभिव्यक्ति अपनी भाषा में जब होती है तब मुखर कर होती है। आने वाले दिनों में कई नए इनिशिएटिव है, मैं आज बताना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संचार विभाग ने जो डाक टिकट जारी किया है 75 साल की हिंदी की यात्रा पर, इसलिए मैं संचार विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और वित्त विभाग ने
जो सिक्का जारी किया है हिंदी की 75 साल की यात्रा पर, वित्त विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। जो विद्वत जन देश भर से यहाँ आए हैं, उन्होंने हिंदी के महत्व, हिंदी की जरूरियात और हिंदी के भविष्य पर ढेर सारे सुझाव दिए हैं। मेरे विभाग के लोगों ने इसको लिखे भी हैं। आपका ये सुझाव निश्चित रूप से हमें हिंदी को मजबूत करने में काम में आएगा। फिर से एक बार आज के दिन पर सभी हिंदी प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वंदे मातरम। बहुत आभार आपका माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी। निश्चित तौर पर हमारी राजभाषा हिंदी में गंगा सी पावनता है, गगन सी व्यापकता है, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच सेतु का कार्य करती है। तो आप